नमस्कार। मेरे साथ देश की बात के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल एक वीडियो डाला था जिसमें था कि अचानक से धनखड़ साहब ने उपराष्ट्रपति पद से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कल इस्तीफा दिया और वो इस्तीफा उनका तुरंत लागू भी हो गया, मतलब स्वीकार कर लिया गया। धनखड़ साहब ने अपने इस्तीफे में लिखा था कि संविधान की धारा 67A के तहत इस्तीफा दे रहे हैं। इसका मतलब कि उनका इस्तीफा तुरंत लागू होगा, इमीडिएटली। और फिर राष्ट्रपति ने उसको स्वीकार कर लिया और अब वो उपराष्ट्रपति बन गए हैं। सवाल ये है कि उन्होंने अचानक से इस्तीफा क्यों दिया। सबसे पहले, जगदीप धनखड़ अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति नहीं है। संयोग है और 20 जुलाई 69 को वीवी गिरी साहब ने इस्तीफा दिया था और ये संयोग है कि जगदीप धनखड़ साहब ने 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दिया। ये राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाले पहले राष्ट्रपति थे और आपको याद होगा कि इनकी वजह से कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, गिरी साहब की वजह से। उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी से जनता से अपील करने को कहा। मेरा मतलब है उन सांसदों से जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन करते। उन्होंने लोगों से कहा कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। कांग्रेस के लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दें। नतीजतन वीवी गिरी बेहद कांटे की टक्कर में वो चुनाव जीत गए और यही कांग्रेस के विभाजन का एक कारण बना। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ बनी। दूसरी बार उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने वाले आर वेंकटरमन थे। उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था। उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि कांग्रेस सत्ता में थी, तो कोई समस्या नहीं हुई और वो राष्ट्रपति चुन लिए गए। इसके अलावा जगदीप धनखड़ तीसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना इस्तीफा दिया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अचानक से इस्तीफा दिया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उनकी पत्नी का जन्मदिन 20 जुलाई को है। 3 साल में पहली बार उन्होंने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर राज्यसभा के पूरे स्टाफ को आमंत्रित किया और इसके अलावा राज्यसभा टीवी के स्टाफ को भी आमंत्रित किया भोजन पर। यह बहुत ही एबनॉर्मल था कि वो अपनी पत्नी के जन्मदिन पर सरकारी खर्च पर भोजन का आयोजन कर रहे थे। इसका मतलब है कि उनके मन में कुछ चल रहा था। लेकिन असली वजह समझ में आ जाएगी कि अचानक उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। सोमवार को सदन में जो हुआ उस पर गौर कीजिए। सोमवार को मानसून का पहला दिन था, मतलब मानसून सत्र का पहला दिन था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाया। विपक्ष इस मुद्दे पर तुरंत ही बहस चाहता था। लोकसभा के अपोजिशन के अध्यक्ष दोनों ने गांधी को समझाने की कोशिश कर रहे थे दोनों, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें बोलने नहीं दिया। कहा कि जो आप मुद्दा उठा रहे हैं वो कार्य मंत्रणा समिति का है। किस मुद्दे पर और किस नियम पर बहस होनी है ये तो कार्य मंत्रणा समिति में ही तय होगा। अभी उस विषय आप भी उस समिति के सदस्य हैं। हम इस दिन पर बात करेंगे। दूसरी ओर राज्यसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए। उन्हें नियमों के अनुसार बोलने की अनुमति थी, लेकिन उन्होंने अपना पूरा भाषण देना शुरू कर दिया। पूरा विपक्ष पूरी तरह से खामोश था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ उन्हें रोक नहीं रहे थे, वो बोले जा रहे थे। अंत में सदन के नेता जेपी नड्डा खड़े हुए। उन्होंने कहा, सभा अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आपने केवल उन्हें नियमों पर बोलने के लिए कहा। किन मुद्दों पर चर्चा होगी, किन मुद्दों पर चर्चा की जानी है, किन मुद्दों पर सवाल उठाए जाएंगे, वो ये सब कह रहे हैं और उसके साथ साथ बाकी कुछ चीजें भी वो और कह रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होगा कि दोनों पक्षों यानी सत्ता पक्ष और सभा अध्यक्ष के बीच कुछ गड़बड़ है, सब कुछ ठीक नहीं है। एक और घटना घटी, ये सदन में हुआ। मैं सदन के बाहर की बात करूंगा। आपको याद है कि 2-3 दिन पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, जो कि महासचिव भी हैं, इन्होंने घोषणा की कि 150 लोगों ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके उसे लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। जाहिर है लोकसभा को महाअभियोग प्रस्ताव पारित करना ही था। यहाँ राज्यसभा के 63 सदस्य हैं और महाअभियोग के लिए आवश्यक जो संख्या है वो राज्यसभा के 50 और लोकसभा के 100 सदस्य हैं। 63 सदस्यों ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव दिया। सदन में सभा अध्यक्ष ने महासचिव से पूछा
कि क्या कोई ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में आया है, अगर आया है तो पहले कौन आया। परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति सदन में सबसे पहले आता है उसका विचार सबसे पहले आता है। यह पहली बात थी। दूसरी बात यह थी कि उन्हें पता था कि वो लोकसभा में आए हैं, प्रस्ताव आया है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये तीसरी बात। जिन 63 सदस्यों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए वो सभी विपक्ष के सदस्य थे। सत्ता पक्ष का एक भी सदस्य विपक्ष के उसमें नहीं था, उसमें हस्ताक्षर नहीं थे। बाद में सत्तारूढ़ जो दल है उसके 50 सदस्यों ने भी नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब इसमें समस्या क्या है, अगर महाअभियोग प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो उसके लिए 3 सदस्य जांच समितियां बनाई जाती हैं। एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद होता है। इन तीनों नामों पर निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। जब जगदीप धनखड़ राजस्थान से हैं और ओम बिरला भी राजस्थान से हैं। जगदीप धनखड़ ओम बिरला से वरिष्ठ हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी ज्यादा है। वो मुख्य न्यायाधीश भी हैं। माना जा रहा है कि वे स्वयं इस समिति के सदस्यों के नाम तय करना चाहते हैं। ये एक अनुमान है। इस बारे में कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या पुष्टि नहीं हुई। इससे सरकार को थोड़ा संदेह हुआ कि क्या हो रहा है। इसके अलावा आपको जयराम रमेश के सोशल मीडिया ट्वीट से सबसे बड़ी खबर पता चली। उन्होंने कहा हम उनसे मिले थे, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अचानक इस्तीफा क्यों दिया और मंगलवार दोपहर 1 बजे उन्होंने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। अब तक तो सब ठीक है, लेकिन जयराम रमेश का अगला वाकया सरकार के कान खड़े करने वाला था। उन्होंने कहा कि इस बैठक में अध्यक्ष महोदय सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ फैसले लेने वाले थे, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई फैसला नहीं लेने वाले थे, लेकिन वो क्या करने वाले थे सरकार को पता चल गया था। आपको पता ही होगा कि विपक्ष लंबे समय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर यादव के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा है। वो न्यायमूर्ति वर्मा के साथ इस महाअभियोग को लाना चाहते थे और लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। विपक्ष ने प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए जरूरी सांसदों के हस्ताक्षर करवा लिए थे और उसे अध्यक्ष महोदय को सौंप दिया। सरकार न्यायमूर्ति शेखर यादव के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है कि उन्होंने ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया कि जिसके लिए ये लाया जाए। सबसे पहले उनका मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया है, आखिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और अगर उन पर कोई आरोप लगाया जा सकता है तो उन पर कदाचार का आरोप लगाया जा सकता है, महाअभियोग का मामला नहीं बनाया जा सकता। लेकिन विपक्ष संतुलन के लिए मौजूद था। वो चाहता कि दोनों के लिए चीजें बराबर। और जस्टिस शेखर यादव ने जो कहा, क्योंकि जस्टिस यादव ने सनातन धर्म के पक्ष की बात की थी, इसलिए विपक्ष उनका विरोध कर रहा था और उसमें विपक्ष का विरोध करना जरूरी भी था। विपक्ष एक संदेश देना चाहता था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग नहीं लाने देंगे। और आपको याद होगा कि शेखर यादव ने जो कुछ भी कहा वो अदालत में उन्होंने नहीं कहा था। एक निजी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी बात कही थी और उसके बाद विपक्ष और कई अन्य नेताओं ने इस पर हंगामा मचा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में अपना रुख अपनाया। हाई कोर्ट ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा, क्लेरिफिकेशन आया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अपना कोई फैसला भी नहीं सुनाया। तो जस्टिस यादव के जरिए विपक्ष एक नैरेटिव बनाना चाहता था और जगदीप धनखड़ इसमें उनकी मदद कर रहे थे। सरकार को यकीन था कि आज यानी मंगलवार दोपहर 1 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान जस्टिस यादव के खिलाफ महाअभियोग इस प्रस्ताव पर विचार के लिए स्वीकार किया जा सकता है। यह एक तरह का संवैधानिक संकट बन जाता कि जो सरकार नहीं चाहती थी वो प्रस्ताव आ जाता। आपको याद होगा कि एक और मौका था। जस्टिस मिश्रा भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। विपक्ष ने उनके खिलाफ महाअभियोग का नोटिस जारी किया। उन्होंने ये नोटिस क्यों जारी किया? क्योंकि वो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण पर सुनवाई की तारीख तय करने वाले थे। ये 2019 की लोकसभा चुनाव से पहले की बात है और कपिल सिब्बल उस समय कांग्रेस में थे और वकील थे और कपिल सिब्बल राम जन्मभूमि के खिलाफ, अयोध्या मंदिर के खिलाफ केस लड़ रहे थे। ये वकील थे और बाबरी मस्जिद कमेटी के समर्थक भी था कपिल सिब्बल का साफ और स्पष्ट कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई की तारीख लोकसभा चुनाव से पहले तय करने वाला है
और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, वरना लोकसभा चुनाव प्रभावित होंगे। जस्टिस दीपक वर्मा को इस बात का डर था। उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू। उन्हें यह प्रस्ताव मिला था और उन्होंने सरकार को यह संदेश दिया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि शनिवार रविवार का दिन था। उन्होंने कहा कि सोमवार को कोर्ट शुरू होने से पहले अगर यह प्रस्ताव खारिज नहीं होता है तो मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। उस समय वेंकैया नायडू हैदराबाद में थे, उनको रविवार को बुलाया गया। उन्होंने रात में आकर स्टाफ को बुलवाया और तैयार हो गए और सुबह सदन के इकट्ठा होने से पहले और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने से पहले राज्यसभा के अपने उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, उन्होंने ये प्रस्ताव खारिज कर दिया। जस्टिस मिश्रा तभी कोर्ट गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई की तारीख तय नहीं की और उसे खारिज कर दिया। अंत में जब जस्टिस रंजन गोगोई मुख्य न्यायाधीश बने, तब उन्होंने तारीख तय की और रोजाना सुनवाई करके मामले का फैसला दिया। इसलिए विपक्ष सरकार खासकर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए ऐसा तरीका अपनाता है, तो यह भी एक तरीका था। और इस विपक्षी रणनीति में मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय थी कि इसके बाद वो कुछ भी कर सकते थे। तो ऐसे में उनका पद पर बना रहना सरकार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। उनके स्वास्थ्य के बारे में कहा जा रहा है, यह सच है कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, लेकिन उनके इस्तीफे का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है उनके स्वास्थ्य का इससे। पिछले दिनों वो उत्तराखंड गए थे, नैनीताल विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भी वो बेहोश हो गए थे। उससे पहले वो 2-3 दिन एम्स में भर्ती रहे, फिर भी वापस आकर अपना सदन चलाते रहे। स्वास्थ्य को क्या हुआ? कल तक तो सब ठीक था। आज उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया और देखिए कि वो सोमवार को इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। दोपहर 3:53 तक मुख्य अपने उपराष्ट्रपति के कार्यालय से एक बयान जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि 2 दिन बाद यानी 23 तारीख को राष्ट्रपति राजस्थान के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। सरकार को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी, सदन चल रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति सदन छोड़कर राजस्थान के दौरे पर क्यों जा रहे हैं? राजस्थान में ऐसा खास क्या है? और सदन की तारीख तो पहले से तय हो चुकी है। अगर उन्होंने किसी कार्यक्रम के लिए समय दिया था तो उसे देख करके ही देना चाहिए था, और सदन से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। राजस्थान में और कुछ हो ही नहीं रहा, इसलिए ये संदेहास्पद है। मैं इस बारे में कह रहा हूं कि कोई पक्की जानकारी नहीं है कि राजस्थान में कुछ घोषणा करने वाले थे। कोई नहीं जानता कि वो वहां पर जाकर क्या करने वाले थे, लेकिन जगदीप धनखड़ का व्यवहार पिछले कुछ समय से अजीब रहा और सरकार समझ गई कि यह मामला ज्यादा दिन नहीं चल सकता। आपको तो पता ही है कि प्रधानमंत्री 23-24 दिनों के लिए इंग्लैंड और मालदीव की यात्रा पर जा रहे हैं। इंग्लैंड में भारत और इंग्लैंड के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक संदेश जाएगा। ऐसे में जब प्रधानमंत्री बाहर हैं तो उपराष्ट्रपति को कुछ करना चाहिए। आप तारीख पर ध्यान दीजिए, 23 तारीख को प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जा रहे हैं और 23 तारीख को उपराष्ट्रपति अपना आवास छोड़कर राजस्थान के दौरे पर जा रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं थी। इन सबको मिलाकर यही संदेश जाता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किसी अलग राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या? नियमों के अनुसार नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की कोई समय सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सांसदों का चुनाव 6 महीने के भीतर हो जाए और नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाला निर्वाचक मंडल दोनों सांसदों के सदस्यों से मिलकर बनता है और निर्वाचित सांसदों के पास मतदान का अधिकार भी होता है। राज्यसभा के निर्वाचित सांसद के जो सदस्य हैं, उनको नए राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होता। अभी 1 हफ्ते पहले ही राष्ट्रपति ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए नामित किया था। सोमवार को उनका शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ तो सत्तारूढ़ दल की शक्ति बढ़ गई है। दोनों सांसदों को मिलाकर एनडीए के पास में पूरी शक्ति है। इसलिए नए उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई समस्या नहीं होगी। अब राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं रह सकता। यदि राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, और यदि राष्ट्रपति उस समय मौजूद नहीं होते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह एक बार ऐसा कर चुके हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद सत्र के दौर में होगा। यह संभव है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
सवाल यह है कि सरकार ने क्या निर्णय लिया है, सरकार की मंशा क्या है और क्या उसने इसके लिए तैयारी की है। जब तक राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति हरिवंश राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेंगे, लेकिन वो मुख्य न्यायाधीश की भूमिका नहीं निभा सकते, वो उपराष्ट्रपति नहीं हो सकते। तो यही संवैधानिक स्थिति है। ऐसे में जगदीप धनखड़ ने संवैधानिक संकट जैसी स्थिति पैदा कर दी है। सरकार के लिए बिना वजह एक नई समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि यह ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका कोई समाधान ना हो या सरकार को इसे सुलझाने में कोई दिक्कत हो, लेकिन विपक्ष के सामने एक समस्या है। अप्रशासित तरीके से अचानक इस्तीफा क्यों दिया गया, और सरकार इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही कि वे अपनी ही लाइन पर चलने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए सरकार ने कहा कि उन्होंने अपने इस्तीफे में जो लिखा है वो वही कहेगी कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। लेकिन उनके स्वास्थ्य का कारण उनके इस्तीफे का कारण नहीं है। उनकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन तस्वीर अभी बाकी है। अब जब ये हुआ, जब उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उस वक्त जब पार्लियामेंट से लोग बाहर आ रहे थे, तो अखिलेश यादव ने चुटकी लेने में कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि मौके का हमेशा फायदा उठाते हैं। लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए अखिलेश यादव ने क्या कहा है, ये आप देखिए। इस्तीफे की बात है, तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें। लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को वोट नहीं डालने देना चाहती। तो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के है, और इतनी उम्र में स्वास्थ्य को लेकर के तो चिंता करनी चाहिए हम सब लोगों को भी। इतना जब उम्र हो जाती है तो कई बार स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करनी चाहिए। संदेह क्या था, आगे क्या संभावना है, आगे क्या संदेह है, इस बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड के लिए एक नई विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।